हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आपका चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। और हेलो एल्केन हमारा स्टार्ट है बच्चों। बनाने की विधि हमने बता दिया था, भौतिक गुण करा दिया था। आज से शुरू कर रहे हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में रासायनिक अभिक्रियाएं ज्यादा है, तो लेक्चर 1, 2, 3 है ना, कई सारे लेक्चर आ सकते हैं। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि जितने भी लेक्चर पहले दिए हमने और बाद में देंगे, उस सारे लेक्चर प्लेलिस्ट में क्रम से मिलेंगे, आप लोग जरूर है ना देख लेना। और तैयारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कब हो पाती है, जब आप पूरा बेसिक से पढ़ते हो। यदि आपको हेलो एल्केन के बारे में नहीं पता तो फिर आप भौतिक गुण या रासायनिक गुण कभी भी नहीं सीख पाएंगे। इसलिए क्रम से लेक्चर देखना जरूरी है। और जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया तो मात्र 100 रुपए में नोट्स बच्चों, ऑल चैप्टर के नोट्स। कॉन्टेक्ट नंबर है 96 85 29 91 49 9685 299149। ठीक है, तो इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर लेना। ये मेरा पर्सनल नंबर बच्चों 96 85 29 91 49। ठीक है, जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना है। ओके, चलिए बात करते हैं रासायनिक गुण में बच्चों। तो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना है हमको किसकी, एल्किल हैलाइड की। एल्किल हैलाइड मतलब RX, या हम जैसे बच्चों यहाँ पे R के जगह CH3 ले लें, Cl ले लें, CH3 ले लें, Br ले लें, जो भी लेना है, C2H5 ले लें या I ले लें बच्चों। तो एल्किल समूह के साथ हैलोजन परमाणु जुड़ता है, वो एल्किल हैलाइड कहलाता है। इसमें जब अभिक्रिया की बात करते हैं तो एल्किल हैलाइड मुख्यतः 3 प्रकार से अभिक्रिया को दर्शाता है। पहला तो अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा विलोपन और तीसरा धातुओं के साथ क्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक से प्रेम करने वाला कोई अभिकर्मक आएगा और हैलोजन परमाणु को हटा करके जुड़ जाएगा। ठीक है, विलोपन, विलोपन मतलब उसे विलुप्त कर देना है ना, सीधा सीधा उसको हटाकर दूसरे यौगिक में कन्वर्ट कर देना और अपना स्वयं योग हो जाना, या मतलब कुछ अन्य पदार्थ का निर्माण कर देना। धातुओं के साथ क्रिया, जैसे धातु के साथ क्रिया कराएंगे बच्चों, सोडियम के साथ कराएंगे, जिंक के साथ कराएंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कराएंगे, तो ये हमारे अगले लेक्चर में आपको मिलेंगे। आज हमारा टॉपिक है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी एल्किल हैलाइड जो होते हैं, ये एल्किल हैलाइड है बच्चों RX। इसमें जो नाभिक होगा बच्चों, जैसे मैं बात करता हूं यहां पे CH3Cl, तो जो हाइड्रोजन परमाणु है जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो उसका क्या कहलाएगा, नाभिक। क्या कहलाएगा, नाभिक। अब नाभिक से प्रेम करने वाला कोई अभिकर्मक आएगा, हाइड्रोजन परमाणु को हटाएगा और जुड़ जाएगा। जैसे बच्चों इसके पास आ रहा है OH नेगेटिव, ठीक है, तो Cl को हटाएगा, Cl को मारेगा धक्का और OH आकर के जुड़ जाएगा और Cl नेगेटिव अलग हो गया। तो ये नाभिक देखो भाई, क्लोरीन जो जुड़ा था वो CH3 यानी कार्बन के नाभिक से, मतलब कार्बन के साथ जुड़ा था, यानी नाभिक इसी यौगिक के नाभिक के साथ ही जुड़ा था, इसलिए ये भी आपका नाभिक स्नेही अभिकर्मक ही है। तो नाभिक से प्रेम करने वाला कोई अभिकर्मक आएगा और मारेगा धक्का और उसको हटाकर स्वयं जुड़ जाएगा, तो ऐसी अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब है कि जब कोई नाभिक स्नेही अभिकर्मक आता है और यौगिक के नाभिक के पास आकर के है ना दूसरे अभिकर्मक को हटा करके स्वयं जुड़ जाता है, तो इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे नाभिक स्नेही रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं और उस अभिकर्मक को नाभिक स्नेही अभिकर्मक बोलते हैं बच्चों। जैसे देखिएगा, जो आपका एल्किल हैलाइड है RX है बच्चों, इसमें कोई भी आपका बच्चों नाभिक स्नेही अभिकर्मक आया, और जब नाभिक स्नेही अभिकर्मक आएगा तो नाभिक यहां पे R का जो कार्बन होगा वो नाभिक होगा, हैलोजन परमाणु को धक्का देगा बच्चों, तो जैसे ये आपका OH बना लिया और X जो है अलग हो गया। तो देखिएगा कि जो एल्किल हैलाइड है ये बच्चों आपके नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। इसलिए कहा जाता है कि एल्किल हैलाइडों का ये प्रमुख गुण होता है, किसी यौगिक के किसी परमाणु या नाभिक स्नेही समूह का अन्य नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन, यानी किसी नाभिक स्नेही से अन्य नाभिक स्नेही को हटाना, प्रतिस्थापित कर देना, क्या कहलाता बच्चों, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। यानी किसी भी यौगिक में कोई नाभिक स्नेही आता है और दूसरे नाभिक स्नेही को वहां से हटा करके स्वयं जुड़ जाता है, तो ये जो अभिक्रिया कहलाती है बच्चों नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। वो अणु परमाणु जिसमें धनावेश के प्रति अधिक आकर्षण होता है, बताया ना कि नाभिक से प्रेम करने वाला हमेशा ऋणात्मक होगा या उसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म होगा और वो धन से ही प्रेम करेगा। जैसे मान लीजिए कहता हूं CH3Cl है, CH3Cl है,
जब ये टूटता है बच्चों तो CH3 यहां पे कार्बन पे धन और आपका Cl निगेटिव बनता है, क्लोरीन पर ऋण आ जाता है। तो धन से ही प्रेम करने वाला कोई अभिकर्मक आएगा, धन से प्रेम करेगा, है ना, वो तो एनायन हो सकता है, ऋणात्मक आयन हो सकता है, या कि उसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो सकता है, इलेक्ट्रॉन युग्म जोड़े का इलेक्ट्रॉन हो सकता है। यही प्रॉपर्टी यहां पे लिखा गया है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते किसे, इसलिए यहां पे बढ़िया बारीकी से आपको समझाया गया कि भाई एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है जब किसी यौगिक में कोई नाभिक स्नेही किसी दूसरे मतलब नाभिक, जब किसी यौगिक में नाभिक स्नेही किसी अन्य नाभिक स्नेही को हटा करके स्वयं जुड़ता है या उसको प्रतिस्थापित कर देता है, तो ये अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है। ये जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक होते हैं ये किससे प्रेम करते हैं, धन आवेश से प्रेम करते हैं। तो जो नाभिक का परमाणु होगा उस पे धन चार्ज होगा प्यारे बच्चों, है ना, उसके पास जाकर के अटैक करेंगे और हाइड्रोजन परमाणु को वहां से हटाएंगे और स्वयं जुड़ जाएंगे। इस तरीके से एल्किल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाया जाता है। ओके, तो इसमें इसके पीछे रीजन क्या होता है, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि कार्बन परमाणुओं में CX बंध की प्रकृति क्या होती है, CX की बंध की प्रकृति क्या होती है। जैसे कार्बन की टोटल संयोजकता 4 होती है, इसमें होता क्या बच्चों, जो हैलोजन परमाणु है, हैलोजन मतलब X का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो है बच्चों प्रबल ऋण विद्युती है। प्रबल ऋण विद्युतता के कारण साझेक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की ताकत रखते हैं। तो हैलोजन परमाणु कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, तो इस पर आंशिक ऋणावेश और इस पर आंशिक धनावेश आ जाता है, और इसी आंशिक धनावेश के कारण कोई अभिकर्मक आकर के किससे अटैक करता है भैया, नाभिक के पास आता है, नाभिक के पास जुड़ता है। नाभिक स्नेही अभिकर्मक का मतलब यह कि नाभिक से प्रेम करने वाला, धनावेश से प्रेम करने वाला। तो ऐसे अभिकर्मक आकर के जो कि X से प्रबल होंगे, देखो भाई कौन अटैक कर सकता है, अटैक करने की क्षमता किसके पास होगी, जिसके पास शक्ति होगा, क्षमता होगा, पावर होगा। जैसे आपके घर में कोई यदि आपसे बड़ा व्यक्ति आ जाए जो पैसे वाला हो, पूंजी वाला हो, तो आप उसे आसानी से अपना सीट खाली करके दे देंगे। किसी कार्यक्रम में आप सम्मिलित हैं, आगे के कतार में बैठे हैं, लेकिन आपसे थोड़ा सा पावरफुल आया तो उसे आप अपना सीट छोड़ करके दे देंगे, या कोई व्यक्ति बोलेगा कि भैया इसको छोड़ दो, ये आपके लिए नहीं है, आप पीछे चल जाओ। ऐसे ही हैलोजन परमाणु तो जुड़ा हुआ है, ये भी नाभिक स्नेही अभिकर्मक ही है, लेकिन उसके पास प्रबल अभिकर्मक आ गया, है ना, उसके पास प्रबल अभिकर्मक आ गया और हैलोजन को हटना पड़ गया। क्यों? क्योंकि प्रबल अभिकर्मक आया तब हुए बच्चों, और इसके पीछे रीजन है क्योंकि इस पे क्या हो जाता है, आंशिक धनावेश, इसके आंशिक ऋणावेश हो जाता है, जिसके कारण से सरलता से कोई भी नाभिक स्नेही अभिकर्मक आता है और अटैक करता है बच्चों, जिससे कि हैलोजन परमाणु अलग हो जाता है। ठीक है, तो CX आबंध की ध्रुवता के कारण कोई भी प्रबल नाभिक स्नेही हैलाइड आयन को सरलता से प्रतिस्थापित कर देता है, इसलिए एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं। जैसे बच्चों मैंने आपको भी इसके पहले बता दिया। अच्छा, एक चीज और है कि नाभिक स्नेही अभिकर्मक के कुछ उदाहरण यदि आपसे मैं कह दूं तो आप आसानी से लिख देना कि भाई नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के कुछ अभिकर्मक, जैसे बच्चों मैं यहां पे लिख देता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, आप लोग याद रखिएगा, है ना। जैसे आपको यहां पे बताया कि CN1 निगेटिव है बच्चों, OH1 निगेटिव है, ठीक है, या कि मान लीजिए H2O है ना बच्चों, तो इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, NH2 है ना बच्चों, तो इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, CH3COO निगेटिव है ना बच्चों, ये भी आपका है ना। इसके जैसे आपका क्लोरीन भी नाभिक स्नेही है, ब्रोमीन भी 1 निगेटिव, आयोडीन भी 1 निगेटिव, ये सारे के सारे नाभिक स्नेही अभिकर्मक हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे हैलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित करेंगे, ठीक है। तो जो एल्किल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है वो 2 प्रकार से होता है बच्चों। पहला होता है एक अणुक, एक अणुक क्या होता है बच्चों, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और दूसरा होता है द्वि अणुक, क्या बच्चों, द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक अणुक को बोलेंगे SN1, ठीक है, और द्वि अणुक को बोलेंगे बच्चों SN2, ठीक है। इस SN1 और SN2 ये 2 प्रकार से अभिक्रिया दर्शाएंगे, है ना। तो ये आज का मेन टॉपिक है। अभी 5 से 10 मिनट जो आपका समय गया तो हम केवल नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन जो एग्जाम में आता है वो आता है SN1 अभिक्रिया को समझाइए, SN2 अभिक्रिया को समझाइए, एक अणुक नाभिक स्नेही अभिकर्मक को समझाइए, द्वि अणुक नाभिक स्नेही अभिकर्मक को समझाइए। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। एक अणुक का मतलब क्या होता है देखिएगा, अब सबको पता है
कि सर जैसे मैंने कहा आप लोगों को कि मेरे पास एक एल्किल हैलाइड है और एल्किल हैलाइड के पास बच्चों देखना, एक मेरे पास एल्किल हैलाइड है और एल्किल हैलाइड के पास एक प्रॉपर्टी होता है कि हैलोजन परमाणु कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। इस इलेक्ट्रॉन के खिंचाव के कारण बच्चों, इस इलेक्ट्रॉन के खिंचाव के कारण जो कार्बन जो आपका R है ना, ये जो आपका R है बच्चों, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और X पे निगेटिव चार्ज आ जाता है। यानी पहले बंध का विदलन होगा, बंध टूटेगा तो आपका जो हैलोजन परमाणु है इलेक्ट्रॉन लेकर के निगेटिव चार्ज हो जाएगा बच्चों, और ये जो आपका एल्किल ग्रुप है वो पॉजिटिव चार्ज रखेगा। अब बच्चों कोई आपका नाभिक स्नेही अभिकर्मक आता है जिसके पास या तो निगेटिव चार्ज होगा या तो प्यारे बच्चों आप किसी है ना इलेक्ट्रॉन युग्म दाता कोई भी परमाणु होगा। तो ये अब R के पास आता है बच्चों और R से क्रिया करता है, R से क्रिया करेगा और ये बना देगा R और NU इसके पास जुड़ जाएगा। नाभिक स्नेही अभिकर्मक की बात करता हूं बच्चों, नाभिक स्नेही अभिकर्मक की बात करता हूं। कोई भी अभिकर्मक आ सकता है, कोई भी अभिकर्मक आ सकता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, कोई भी अभिकर्मक आ सकता है। तो ये दो पदों में संपन्न होती है। कितने पदों में? दो पदों में। पहले पद में यदि बात करते हैं बच्चों तो पहले पद में ये पहला फर्स्ट मंद पद होता है, इसे पद फर्स्ट बोलते हैं, पद फर्स्ट यानी पद जो आपका फर्स्ट है। फिर ये तीव्र गति से संपन्न होता है बच्चों, इसे बोलते हैं हम पद सेकंड। क्या बोलते हैं? पद सेकंड। बस ये आपका एक अणुक है। अब यहां पे जो अभिक्रिया स्टार्टिंग हुआ, हम जानते हैं कि अभिक्रिया के दर का निर्धारण किससे करते हैं? तो जो जैसे मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया कई पदों में होता है, तो हमने जब रासायनिक बलगतिकी में पढ़ाया था बच्चों कि अभिक्रिया के दर का निर्धारण किससे करते हैं, तो आप कहोगे सर जो मंद गति से, जैसे अभिक्रिया कई पदों में संपन्न होती है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसी अभिक्रिया के वह पद जो मंद गति से, सबसे मंद गति से संपन्न होगा उसी से दर का निर्धारण करेंगे। तो ये जो पहला पद है बच्चों ये मंद गति से संपन्न हो रहा है, इसलिए अभिक्रिया का दर इससे निर्धारण होगा। तो ये अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। अभिकारक भाई Rx है तो केवल एक ही अणु है, इसलिए बच्चों ये एक अणु किसको हम बोलते हैं। समझ में आया? देखो बच्चों कि इस अभिक्रिया, यह जो अभिक्रिया है दो चरणों में होती है। पहले चरण में Rx बंध का हेटेरोलिटिक विदलन होता है। पहले चरण में Rx बंध का है ना बच्चों विदलन, यानी Rx बंध टूटता है तो क्या बनता है बच्चों? कार्बोकेटायन बनता है। ये R पॉजिटिव का मतलब होता है कार्बोकेटायन बना, ठीक है सर। दूसरे चरण में कार्बोकेटायन शीघ्रता से न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक से संयुक्त होता है। ये NU का मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट से संयुक्त हो जाता है और प्रतिस्थापन उत्पाद बनाता है और जाकर के जो हमें लास्ट में यौगिक बनना होता है वही प्राप्त हो जाता है। अभिक्रिया का वेग पहले पद पर निर्भर करता है। ये जो पद है बच्चों पहले पद पर निर्भर करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि रासायनिक बलगतिकी में बड़े बारीकी से हमने समझाया था कि रासायनिक अभिक्रिया कितने भी पद में संपन्न हो, लेकिन उसके पद का निर्धारण बच्चों, उसके अभिक्रिया के दर का निर्धारण हम उस पद से संपन्न कराएंगे, उस पद से ज्ञात करेंगे जो मंद गति से संपन्न होगा। तो ठीक है, तो यहां पर अभिक्रिया का जो वेग है वो किस पर निर्भर करेगा बच्चों? पहले पद पर निर्भर करता है। चूंकि इस पद की संक्रमण अवस्था में केवल एक अणु भाग लेता है, इसलिए इसे एक अणुक न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन कहते हैं। कितना बढ़िया प्रेम से इसमें एकदम सरल भाषा में लिखा गया है बच्चों। एनसीईआरटी में ऐसा भाषा आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए तो कहता हूं कि मात्र 100 रुपए के लिए आप लोग बच्चों 100 रुपए ऐसे यूं आसानी से खर्च कर देते हो, और 100 रुपए में कुछ नहीं मिलता है। उतने में हम आपको प्रॉपर नोट्स, ऐसा नोट्स देंगे कि जिंदगी भर याद करोगे कि सर ने बहुत बढ़िया दिया। अच्छा, इसका और भी एग्जांपल देखेंगे, लेकिन साथ में द्वि अणुक की बात करते हैं कि द्वि अणुक में क्या होता बच्चों। ये देखिए नाम से बड़ा खतरनाक है। अब कहोगे सर ये एक अणुक था तो इसमें एक ही पद होना चाहिए, मन में आता है, लेकिन पद से फर्क नहीं पड़ता है। कितने पद में अभिक्रिया संपन्न होता है इससे फर्क नहीं पड़ता। अभिक्रिया के दर का निर्धारण उस पद से करते हैं जहां पे सबसे मंद गति से संपन्न होगी, और मंद गति में अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक के उत्पाद के सांद्रण पर निर्भर करता है। तो यहां पर अभिकारक की संख्या एक ही है बच्चों, इसलिए क्योंकि ये जो अटैक होता है, जो न्यूक्लियोफिलिक एजेंट है, यानी जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, वो पहले पद में तो अटैक ही नहीं करता है। पहला पद ये होता है कि बंध का विदलन होता है।
है, बंध टूटता है। तो जब बंध टूटता है प्यारे बच्चों, बंध टूटता है, तब न्यूक्लियोफिलिक उस नाभिक पे जाकर अटैक करता है, तो दूसरे पद में होता है। तो पहले पद में केवल अभिकारक अभिक्रिया के दर का निर्धारण कर रहे हैं, एक ही अणु है इसलिए एक अणु का अभिक्रिया बोलेंगे। लेकिन द्वि अणुक में बच्चों ये एक ही पद में संपन्न हो जाता है, इसमें डायरेक्ट अटैक करता है। क्या होता है? डायरेक्ट अटैक करेगा। जैसे RX है, इसमें डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक एजेंट अटैक करता है, ठीक है, डायरेक्ट अटैक करेगा बच्चों। तो जब अटैक करेगा तो एक थोड़ा सा आपका संकुल बनता है, एक मध्य संकुल बनेगा। जैसे आपका X निगेटिव है बच्चों, सॉरी, तो ये आपका नाभिक स्नेही अभिकर्मक आकर के जुड़ गया R के साथ, और इस X पर बच्चों आपका ऋण चार्ज आ गया, इस तरीके से। ठीक, एक काम करते हैं थोड़ा सा, और फिर बच्चों ये फिर अगले स्टेप में, मतलब एक ही पद में संपन्न होता है, तो R के साथ Nu जुड़ जाएगा, R के साथ Nu जुड़ जाएगा, और बच्चों आपका X निगेटिव अलग हो जाएगा। तो अब इसमें आप देखना, बड़े गौर समझना कि इसमें जो हमने देखा कि इसमें एक ही पद में संपन्न हो रहा है, लेकिन जब एक पद में संपन्न होता है तो अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करेंगे। अभिक्रिया के वेग का निर्धारण अभिकारक की सांद्रता या उत्पाद की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो यहां पे अभिकारक की संख्या द्वि है बच्चों, इसलिए इसे हम द्वि अणुक अभिक्रिया बोलते हैं, या द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, किसी कोई प्रॉब्लम? बोलो सर प्रॉब्लम तो बहुत है, लेकिन कर क्या सकते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे अभी इसके पहले भाई अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है, चिंता नहीं करना बाबूजी, चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करना। अभी आपने क्या पढ़ा? ये एक अणु का अभिक्रिया है। इसका कोई उदाहरण बताओ सर। इसका एक उदाहरण देता हूं, प्रथम पद। जैसे प्रथम पद की बात करता हूं, प्रथम पद, ठीक है। अब बच्चों जैसे मैंने कहा CH3 है, और यहां पे बच्चों आपके पास है Cl। पहले बंध का विदलन होगा बच्चों, ये भी मंदगत से। बंध का जब विदलन होगा तो देखिएगा, ये आपका CH3 है, ये आपका CH3 है, ये आपका CH3 है, ठीक। ये बंध का विदलन होगा तो इस कार्बन के पास ना बच्चों, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और क्लोरीन के पास निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बंध का विदलन हुआ है। क्या हुआ है? बंध का विदलन हुआ है। ठीक है, बंध का विदलन हुआ है बच्चों। ठीक, बंध का विदलन। अब अगले स्टेप में बच्चों, अगले स्टेप में द्वितीय पद, द्वितीय पद में क्या होगा? द्वितीय पद में इसमें अटैक होगा। ये जो हमारे पास बना है ना बच्चों, इस पे अटैक होगा। वो भी कैसे अटैक होगा? इस पे अटैक होगा। जैसे अटैक किसने किया? अटैक किया जैसे OH निगेटिव आयन ने। ठीक है बच्चों, OH निगेटिव आयन ने, और अटैक करने के बाद प्यारे बच्चों, अटैक करने के बाद जुड़ जाएगा डायरेक्ट। अब पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा बच्चों, और यहां पे जुड़ गया OH। तो ये आपका बच्चों, ये आपका क्या कहलाया? ये आपका प्रथम कोटि का अभिक्रिया कहलाया। कौन सी कोटि का बच्चों? प्रथम कोटि का अभिक्रिया। बताओ, एग्जाम्पल के तौर पे आप बढ़िया लिख लेना कि पहले, सॉरी प्रथम कोटि बोलती है यार, यहां पे आपका एक अणु का अभिक्रिया, और इसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ही बोलेंगे। ये एक प्रकार से प्रथम कोटि अभिक्रिया का वही उदाहरण है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का मतलब बच्चों आप सबको पता है कि प्रथम कोटि जिसमें विकारक की सांद्रता 1 हो, यानी भाग लेने वाले अणुओं की संख्या 1 हो। जैसे हम यहां पर बोलते हैं कि अभिक्रिया का वेग कितना होगा, तो आप बोलोगे अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, तो बोलोगे सर इसका फार्मूला होता है बराबर के, सांद्रता कितना है बच्चों? Rx पर निर्भर करता है। तो यहां पे Rx केवल एक अणु है, इसलिए एक अणुक है बच्चों। लेकिन यहां पे यदि हम बात करते हैं कि अभिक्रिया का वेग बताओ, तो बोलोगे सर अभिक्रिया का जो वेग है ना,
अभिक्रिया का वेग ये दो चीजों पर निर्भर करेगा। ये के रहेगा, एक तो Rx पर निर्भर करेगा सर, और एक तो उसके नाभिक स्नेही अभिकर्मक पर निर्भर करेगा। इसलिए बच्चों ये द्विअणुक है। इससे फैक्ट पता चला कि बच्चों द्विअणुक और एक अणुक, ठीक है। अपेक्षाकृत तीव्र गति से एक ही पद है बच्चों, तो तेजी गति से संपन्न होगी, ठीक है। क्लास हमारा समाप्त होने के पहले आप लोगों को इसका अंतर जरूर जानना चाहिए। देखो बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था, सब सारा चीज वो यहां पे संपन्न होगा। देखो पहला अंतर यहां पे आप देखो कि ये दो पदों में संपन्न होती है। थोड़ा सा देखना, पहला मैं इसको बताया था कि जो दो पदों में संपन्न होती है, सही बात है सर, ये एक पद में संपन्न होती है। देखो एक एक अंतर आपको तो याद हो गया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों? देखो भाई, सबसे पहले कार्बोकेटायन बनता है, सबसे पहले कार्बोकेटायन बनता है, लेकिन इसमें ऐसा पुनर्वस्था का उत्पाद का संभव नहीं है। ये दोनों चीज आपको अंतर मिल गया, जो भी आपको समझाया गया था कि एक अणुक अभिक्रिया में पहले भैया हैलोजन परमाणु अलग होता है, तो हैलोजन पर ऋणावेश आ जाता है और कार्बन पर धनावेश आता है। तो पुनर्व्यवस्था व्यवस्थित उत्पाद बनाने के लिए पहले कार्बोकेटायन बनने के कारण पुनर्व्यवस्थित उत्पाद प्राप्त होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता बच्चों, ठीक। तीसरा चीज, आयनिक होने के कारण ये तीव्र गति से संपन्न होगा, इसको थोड़ा याद करिएगा बच्चों। और ये थोड़ा सा अपेक्षाकृत मंद गति से होता है। मैंने इसको उल्टा बता दिया था अभी, जैसे इसके पहले बताया था, लेकिन उल्टा बता दिया था। ये जो बच्चों, ये आपका आयन होने के कारण, आयनिक अभिक्रिया वैसे भी फास्ट होती है, तो ये आयनिक होने के कारण ये थोड़ा सा अपेक्षाकृत तीव्र होता है, और द्वितीयक अभिक्रिया मतलब द्विअणुक अभिक्रिया थोड़ा सा मंद होती है। इसमें आप देखना बच्चों, इसका वेग केवल क्रियाधार की सांद्रता पर निर्भर करता है। सर ये कहां पे समझाया था? मैंने यहां पे समझाया था ना आपको कि ये जो आपका एक अणुक अभिक्रिया है वो किस पर डिपेंड करता है? केवल Rx पर डिपेंड करता है, यानी अभिकारक पर। जो आपका एल्किल हैलाइड है केवल एल्किल हैलाइड पर डिपेंड करता है, अभिकर्मक पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे ये बच्चों आपका न्यूक्लियोफिलिक जो है उसमें रिजेंट पर निर्भर नहीं करता, केवल Rx पर निर्भर करता है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है बच्चों, आप लोग थोड़ा सा देखना कि इसका केवल क्रियाधार की सांद्रता पर निर्भर करता है, मतलब इसका जो वेग है ना, एसएन अभिक्रिया में जो वेग होता है, वेग का निर्धारण करते हैं, तो केवल क्रियाधार पर निर्भर करता है। बोलो सर ठीक है, ये चीज क्लियर है। लेकिन इसमें बच्चों नाभिक स्नेही, अभिकर्मक और क्रियाधार दोनों पर निर्भर करता है। इस तरीके से आप लोगों का चार अंतर आसानी से क्लियर होगा। अब बच्चों एक चीज और आपको बताता हूं कि जिसमें आयन बनता है, SN1 आयन है, SN1 आयन है, तो इसका वेग ध्रुवीय विलायकों के लिए बढ़ता है। ध्रुवीय है बच्चों, यदि ध्रुव है, क्योंकि उसमें भी ध्रुव है, तो वेग बढ़ेगा, और इसका वेग ध्रुवीय विलायकों के लिए घट जाता है। ओके, चलिए इनकी क्रियाशीलता की बात करें बच्चों, तो क्रियाशीलता का क्रम ऐसा होता है कि जो प्रथम कोटि का प्रथम कोटि बोलता है, एक अणुक अभिक्रिया है ना बच्चों, वो 3rd डिग्री सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। फिर 2nd डिग्री का, फिर 1st डिग्री का, ठीक है बच्चों, फिर CH3X का। इसका अपोजिट यहां पे होगा कि बच्चों 3rd डिग्री का कम, 2nd डिग्री का, और उससे कम 1st डिग्री का, और ये CH3X होगा। ये क्रियाशीलता का क्रम है, यानी एक अणुक अभिक्रिया SN1 और SN2 अभिक्रिया कैसे संपन्न होगा बच्चों, तो इस तरीके से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, मात्र 10 से 15 मिनट में सारा चीज खत्म हो जाता है कहानी। लेकिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यदि आपको क्लियर है, तभी ये चीज क्लियर हो पाएगा। तो इस तरीके से आज का क्लास हमारा 20 मिनट में खत्म होता है। हाँ, वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर करें। अगले लेक्चर में हम विलोपन अभिक्रिया समझाएंगे बच्चों, 1-2 लेक्चर आएगा तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। बस एनसीईआरटी में बहुत कम ही दिया रहता है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम पढ़ाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी अभिक्रिया कराएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।